26 नवंबर 2008 की शाम तक हर रोज की तरह मुंबई में चहक थी। सिचुएशन नॉर्मल थे, लोकल ट्रेन्स चल रही थी, लोग अपने अपने कामों से वापस लौट रहे थे तो कोई समुद्र से आ रही ठंडी हवाओं का लुत्फ ले रहा था। हर दिन की तरह शहर अपनी तेज रफ्तार में था, पर किसी को नहीं पता था कि कुछ ही पलों में इस शहर की धड़कनें थमने वाली है। कुछ ऐसा होने वाला है जो सिर्फ मुंबई को ही नहीं पूरे देश को हिला कर रख देगा। मुंबई पर अटैक्स करने के लिए 10 नौजवान लड़के आम कपड़ों में स्पीड बोट से बुधवार पार्क के पास उतरते हैं और दो करके अलग अलग ग्रुप्स में बंट जाते हैं और रात को करीबन 9 बजे पहली गोलीबारी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर होती है, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। फिर जस्ट उसी समय ताज होटल में भी गोलीबारी होती है। इसके बाद ओबेरॉय, नरीमन हाउस और लियोपोल्ड कैफे, हर जगह फायरिंग की आवाजें, चीखें सुनाई देती है और धुआं दिखाई देने लगता है। कोई टेबल के नीचे छुप रहा होता है तो कोई बाथरूम में बंद होता है। ये अटैक्स कोई आम अटैक्स नहीं थे, बल्कि एक पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिए गए थे। तो चलिए इसे स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। इस हमले की प्लानिंग शुरू होती है पाकिस्तान से लश्कर ताइबा के चीफ हाफिज मोहम्मद सईद के द्वारा। इसका सीधा सा मकसद होता है मुंबई को तबाह करना और जितना हो सके उतना लोगों को मारना। हमले की जिम्मेदारी सौंपी जाती है जाकिउर रहमान लखवी को, जो लश्कर का ऑपरेशनल हेड था। वही तय किया था कि अटैक्स में कौन कौन शामिल होगा, कहां से एंट्री होगी और किस जगह सबसे ज्यादा तबाही मचाई जा सकती है। लखवी ऐसे लड़कों की तलाश में लग जाता है जिनकी शादी न हुई हो, जो घर से भागे हुए हों और जिनके आगे पीछे कोई न हो और जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष हो। धीरे धीरे लखवी इस तरह के 32 लड़कों को ढूंढ लेता है। फिर इन्हें मुजफ्फराबाद और मुर्दिके में लश्कर ताइबा के कैंप्स में ले जाता है। इन्हें सबसे पहले भारत के खिलाफ दिए गए स्पीचेस का वीडियोज दिखाया जाता है ताकि इनका ब्रेन वॉश किया जा सके। उन्हें बताया जाता है कि इंडिया में मुस्लिम्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, वहाँ पर मुस्लिम्स को सताया जा रहा है। भारत के खिलाफ उनके मन में इतना ज्यादा जहर घोल दिया जाता है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं सोच पाते। फिर इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और उसमें सिखाया जाता है कि कैसे AK-47 चलानी है, कैसे हैंड ग्रेनेड फेंकना है, कैसे लोगों को बंधक बनाना है और कैसे लोगों को मारना है। अब्बू कहपा हथियार का ट्रेनिंग देता है और अब्बू हमजा टेक्नोलॉजी एंड रेडियो कम्युनिकेशन के बारे में सिखाता है। उन्हें बताया जाता है कि अटैक्स करते समय रेडियो पर कमांड कैसे मिलेंगे और किस टाइम क्या तय करनी है। पूरी ट्रेनिंग के दौरान उन्हें ताज होटल, ओबेरॉय, CST रेलवे स्टेशन और नरीमन हाउस की तस्वीरें दिखाई जाती है और उन सारे जगहों के मैप्स दिखाए जाते हैं। यहाँ तक कि CCTV फुटेज भी दिखाई जाती है ताकि अटैक्स सटीक हो और ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएं। प्लानिंग में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी शामिल होती है। कुछ रिपोर्ट्स में मेजर इकबाल और मेजर समीर जैसे नाम सामने आते हैं, जो लश्कर को सुरक्षा, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट देते थे। अटैक्स की लाइव निगरानी और इंस्ट्रक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सज्जाद मीर को दी जाती है, जो कराची के कंट्रोल रूम में बैठकर हर टेररिस्ट को फोन पर लाइव गाइड करेगा। कहाँ घुसना है, कहाँ गोली चलानी है और कहाँ ग्रेनेड फोड़ना है, सब कुछ। अंतिम फेज में 32 में से 10 लड़कों को सेलेक्ट किया जाता है। इन 10 लड़कों का ओरिजिनल नेम होता है अब्बू इस्माइल टीम लीडर, अब्बू उमर, बाबर इमरान, हाफिज अरशद, शोएब, अब्बू अली, अब्बू अकरा, फैजान, अजमल कसाब और अब्बू डेरा। 23 नवंबर 2008 को इन 10 लड़कों को कराची के एक गुप्त पोर्ट पर लाया जाता है और इन सभी के पास हथियार, मैप्स, फेक ID कार्ड, सैटेलाइट फोन और GPS डिवाइस होता है। फिर सब एक साथ अल हुसैनी नामक एक ट्रोलर में बैठकर भारत की तरफ रवाना हो जाते हैं अपने मकसद को अंजाम देने। 25 नवंबर 2008 को अरब सागर के बीच समुद्र में सफर करते वक्त इन्हें एक इंडियन फिशिंग बोट दिखाई देती है जिसका नाम कुबेर था। ये गुजरात के पोरबंदर से निकली होती है। इसमें 5 इंडियन मछुआरे सवार होते हैं। आतंकी इस बोट को मदद की बहाना लगाकर रुकवा लेते हैं और इसे हाईजैक कर लेते हैं। फिर 5 मछुआरों को बंदी बना लेते हैं। उसके बाद पूछताछ और काफी टॉर्चर के बाद 4 मछुआरों को मार देते हैं और 5वें अमर सिंह सोलंकी को छोड़ देते हैं, जो उस बोट के कैप्टन थे। फिर आतंकियों के द्वारा उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी जाती है। उन्हें मजबूर किया जाता है भारत की तरफ बोट चलाने के लिए। 26 नवंबर 2008 को दोपहर तक आतंकी अरब सागर में मुंबई बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं। करीबन शाम 5 बजे कुबेर बोट को एक जगह रोक देते हैं और वहीं पर कैप्टन अमर सिंह सोलंकी को गला रेत कर
देते हैं। वहीं से एक छोटी सी बोट लेते हैं जिसका नाम डिंगी था। बोट लेकर मुंबई की तरफ चल देते हैं और मुंबई के कोलाबा इलाके में बधवार पार्क के पास उतरते हैं। जब ये बधवार पार्क में उतरे थे तब उस समय करीबन रात के 8 बज रहे थे। वहां पर कुछ स्थानीय मछुआरों को इनके ऊपर शक भी होता है क्योंकि इनके बैग बहुत भारी और अजीब सा लगते हैं। मछुआरे इनसे पूछताछ भी करते हैं। इनसे पूछते हैं कि आप लोग कौन हो, कहां से आ रहे हो, कहां जाना है। आतंकी इसका जवाब देते हैं, हम स्टूडेंट हैं, हमारी बोट खराब हो गई थी। इतनी पूछताछ के बाद मछुआरे उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन एक भरत नाम के शख्स को इन लड़कों के ऊपर शक होता है जिसकी जानकारी वो मुंबई पुलिस को देते हैं, लेकिन पुलिस इसे इग्नोर कर देती है। मुंबई पुलिस का ये इग्नोर करना ही आगे चलकर बहुत बड़ी गलती साबित होती है। 10 आतंकी दो के ग्रुप में बंट जाते हैं और हर ग्रुप को पहले से ही टारगेट की लोकेशन दी गई होती है। फिर सभी अपने अपने टारगेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस्माइल खान और अजमल कसाब CST रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं। अब्बू अकरा और हाफिज अरशद निकलते हैं ताज होटल की तरफ। अब्बू अली और अब्बू उमर ओबेरोए की तरफ। अब्बू देरा और बाबर इमरान इनका मिशन होता है नरीमन हाउस। शोएब और फैजान जाते हैं लियोपोल्ड कैफे की तरफ। इसके बाद 9:20 पर CST रेलवे स्टेशन पर अजमल कसाब और इस्माइल खान प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचते हैं। स्टेशन पर पहले से ही हजारों की संख्या में आम लोग मौजूद होते हैं। ये दोनों भीड़ में घुसकर अचानक AK-47 निकालते हैं और हर तरफ गोलियां बरसाने लगते हैं। स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। लोगों को समझ नहीं आता कि अचानक हुआ क्या। कुछ ही पल में यहाँ पर करीबन 58 लोग मारे जाते हैं और 100 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। रात 9:30 पर कैफे लियोपोल्ड कोलाबा पर दूसरा अटैक होता है। शोएब और फैजान अंदर घुसते हैं बिना कुछ बोले कर देते हैं। यहाँ पर 10 लोग मारे जाते हैं और दर्जनों लोग घायल हो जाते हैं। रात 9:40 पर दूसरे ग्रुप के टेररिस्ट ताज और ओबेरोए होटल के अंदर घुसते हैं। ये लोग गेस्ट बनकर जाते हैं और अचानक गोलियां चलाने लगते हैं। लॉबी में चीख पुकार मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए किचन और बाथरूम में छुपने लगते हैं। आतंकी होटल के अंदर ग्रेनेड फेंकने लगते हैं और आग बुझाने वाले इक्विपमेंट्स को तोड़ने लगते हैं ताकि आग न बुझाई जा सके। रात को 9:50 पर नरीमन हाउस में अब्बू देरा और बाबर इमरान एक यहूदी परिवार को बंदी बना लेते हैं और रात 10 बजे तक पूरा मुंबई अलर्ट पर हो चुका होता है। मुंबई पुलिस के पास कई जगहों से एक साथ कॉल आने लगते हैं। कोई बोल रहा है छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन पर अटैक हुआ है, कोई बोल रहा है ताज जल रहा है, तो कोई बोलता है कि होटल में गोलियां चल रही है। किसी को कुछ नहीं समझ आता कि ये सब एक साथ कैसे हो रहा है। शुरू में पुलिस को लगता है कि गैंग वॉर चल रहा है क्योंकि उस समय मुंबई में अक्सर छोटे मोटे गैंग वॉर होते रहते थे। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन की तरफ सबसे पहले पहुंचते हैं सीनियर इंस्पेक्टर विजय सालस्कर, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अशोक कामटे और ATS चीफ हेमंत करकरे। ये सब अपने टीम के साथ निकल पड़ते हैं। अजमल कसाब और इस्माइल खान CST स्टेशन से फायरिंग करने के बाद कामा हॉस्पिटल की तरफ भागने लगते हैं। वहां भी सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस पर फायरिंग करते हैं। दूसरी तरफ हेमंत करकरे, विजय सालस्कर और अशोक कामटे CST स्टेशन से आगे बढ़ते हैं कसाब और इस्माइल को पकड़ने के लिए, लेकिन रास्ते में ही कसाब और इस्माइल उन पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और तीनों ऑफिसर्स वहीं उसी गाड़ी में शहीद हो जाते हैं। फिर दोनों पुलिस की गाड़ी लेते हैं और गोरेगांव की तरफ भागने लगते हैं। उधर पुलिस पहले से ही अलर्ट पर होती है। जैसे ही कसाब और इस्माइल वहां पहुंचते हैं पुलिस बैरिकेड लगा देती है। इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले बिना कोई ढाल लिए सिर्फ एक लाठी लेकर कसाब पर झपट पड़ते हैं। कसाब उसी वक्त तुकाराम ओमले के ऊपर गोलियां चला देता है। उनके बॉडी में 5 गोलियां लग जाती है, लेकिन वो कसाब को छोड़ते नहीं है, पकड़े रखते हैं। पुलिस की बाकी टीम इस्माइल को वहीं ढेर कर देती है और अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया जाता है, लेकिन तुकाराम ओमले वहीं पर शहीद हो जाते हैं। उनकी शहादत की वजह से ही पता चलता है कि हमलावर कौन थे, कहां से आए थे और उनके पास क्या था। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन पर दर्जनों लाशें, ताज होटल में आग, ओबेरोए में फंसे हुए गेस्ट, नरीमन हाउस में बंधक और पूरे देश में दहशत का माहौल से क्लियर हो चुका था कि ये कोई छोटा अटैक नहीं है, एक पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट अटैक है। अब मुंबई पुलिस को अकेले कंट्रोल करना मुश्किल हो चुका था। हेमंत करकरे की शहादत के बाद ATS का कमांड संभालते हैं DGP KP रघुवंशी। रात को करीबन 11 बजे ATS की पहली टीम ताज होटल के अंदर एंट्री लेती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं हर तरफ अंधेरा और धुआं दिखाई देता है, हर तरफ चीखें सुनाई देती है। आतंकी होटल के लेआउट से पूरी तरह वाकिफ होते हैं, लेकिन ATS को कुछ नहीं पता कि अंदर क्या है, कैसे है। रूम से रूम में फायरिंग होती है।
ग्रेनेड फेंके जाते हैं और हर कोना जाल जैसा बन जाता है। दूसरी तरफ एटीएस की सेकेंड यूनिट ओबेरॉय होटल में एंट्री लेती है। यहाँ पर टेररिस्ट टॉप फ्लोर पर जा चुके होते हैं, कई गेस्ट बंधक बनाए जा चुके होते हैं। एटीएस यहाँ भी क्लोज रूम फाइट करती है। इनके पास रात में देखने वाला कोई स्पेशल इक्विपमेंट्स नहीं होता है, न कोई थर्मल कैमरा, न कोई वायरलेस रिमोट सपोर्ट, बस गन, हिम्मत और एक मिशन, मुंबई को बचाना है। नेवी की मार्कोज यूनिट जो समुद्री अटैक्स के लिए ट्रेन की गई होती है वो भी ताज होटल के अंदर एंट्री लेती है, लेकिन उनमें और एटीएस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, कोई एक लीड नहीं करता, हर टीम अपने तरीके से लड़ती है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि एनएसजी को क्यों नहीं बुलाया गया। असल में शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि ये अटैक इतना बड़ा होगा। एनएसजी सिर्फ स्पेशल केस में बुलाए जाते हैं और सिर्फ दिल्ली में बेस्ड होते हैं। उनकी डिप्लॉयमेंट के लिए पहले स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, फिर होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल आता है, फिर उन्हें IAF के स्पेशल एयरक्राफ्ट से भेजा जाता है। इस पूरे प्रोसेस में 6 से 7 घंटे का टाइम लगता है। रात में करीबन 12:30 पर पुलिस और एटीएस को लगने लगा कि ये फाइट आम एनकाउंटर जैसी नहीं है, तब जाकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट एनएसजी की हेल्प मांगती है। 27 नवंबर को रात में 2 बजे एनएसजी कमांडोज को दिल्ली से मुंबई IAF के स्पेशल विमान C-130 से एयरलिफ्ट किया जाता है। उनके साथ होता है एडवांस थर्मल इक्विपमेंट, डॉग स्क्वाड, क्लोज कॉम्बैट वेपन्स एंड हाई लेवल टैक्टिकल टीम। 27 नवंबर को सुबह 6:30 बजे एनएसजी मुंबई पहुंचती है। जब एनएसजी की टीम मुंबई आती है तो उन्हें डायरेक्ट ऑपरेशन पर नहीं लगाया जाता है, पहले उन्हें होटल और टारगेट का लेआउट दिखाया जाता है, लोकल पुलिस से इंफॉर्मेशन ली जाती है, फिर सारा ग्राउंड इंटेलिजेंस कलेक्ट होता है। तब शुरू होता है एनएसजी का ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। 27 नवंबर सुबह 7 बजे एनएसजी कमांडो ताज होटल के अंदर एंट्री लेते हैं। कमांड लीड कर रहे होते हैं ब्रिगेडियर RK शर्मा, साथ में स्पेशल कमांडोज यूनिट में मेजर संदीप उनकृष्णन, सुनील यादव और भी अन्य कमांडोज शामिल होते हैं। ताज होटल के ग्राउंड फ्लोर से एंट्री शुरू होती है। हर कॉरिडोर में अंधेरा, गोलियों की खोखले, खून की बू और हर कोने में मौत का जाल छिपा होता है। कमांडोज इस फ्लोर को क्लियर कर देते हैं। अब एनएसजी कमांडोज की एंट्री होती है फर्स्ट फ्लोर से, जहाँ स्विमिंग पूल और गेस्ट एरिया था। कांच चटक चुके होते हैं, ग्रेनेड की गंध अभी भी हवा में होती है, कुछ लोग बाथरूम में छिपे होते हैं, उन्हें सेफली बाहर निकाला जाता है। फिर कमांडोज की एंट्री होती है सेकेंड फ्लोर पर। ऊपर से आतंकी बार बार गोलियां चलाते हैं नीचे की तरफ। कमांडोज ऊपर की तरफ साइलेंट मूवमेंट करते हैं ताकि बिना लोकेशन बताए बिल्डिंग को अंदर से ब्लॉक किया जा सके। इसके बाद थर्ड फ्लोर की बारी आती है। यहाँ पर आतंकी इस फ्लोर की सारी लाइट्स कट कर देते हैं। एनएसजी कमांडोज धीरे धीरे फ्लोर को क्लियर करते हैं। इसी बीच कमांडो सुनील यादव को गोली लग जाती है, लेकिन वो अपने साथी को बाहर निकलने के बाद ही पीछे हटते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है मीडिया का रोल। इधर टीवी चैनल्स पर लाइव कवरेज चल रही होती है। हर एक मूवमेंट, हर एक बैरिकेड, कहाँ एनएसजी घुसी, कहाँ कौन सा दरवाजा तोड़ा, सब लाइव दिखाया जा रहा था। और ये सब देखा जा रहा था पाकिस्तान में बैठे ऑपरेटर्स द्वारा, जो आतंकियों को उधर से फोन पर कमांड कर रहे थे। अभी इंडियन फोर्सेज ऊपर वाली फ्लोर पर है, तुम अभी बाथरूम में जाओ, कैमरा बंद करो, लाइव टीवी पे दिख रहा है कि तुम कहाँ हो, और भी बातें। फोन कॉल्स पर आतंकियों के सरगना लाइव ऑपरेट कर रहे थे। फोन पर मौजूद होता है लश्कर तैयबा का ऑपरेशनल हेड जाकिउर रहमान लखवी, साथ में साजिद मीर, अब्बू अलकामा और मजहर इकबाल। ये सब कराची से ऑपरेट कर रहे होते हैं। ताज होटल में ज्यादा से ज्यादा आग फैला दो, फीमेल्स को मारो, गेस्ट को बंधक बना लो ताकि डिमांड रख सके, लाशों का वीडियो भेजो और इंडिया को डराओ। दूसरी तरफ नरीमन हाउस में आतंकी लोगों को बंधक बनाए हुए थे। यहाँ पर आतंकी अब्बू उमर और बाबर इमरान कब्जा जमा चुके होते हैं। यहाँ एक यहूदी फैमिली गैब्रियल होल्सबर्ग और उनकी वाइफ रिवका, साथ में 2 वर्ष के बच्चे मोसे को बंधक बनाया गया होता है। यहाँ पर ऑपरेशन करना बेहद मुश्किल था, फिर भी एनएसजी की एक स्पेशल टीम नीचे से एंट्री लेती है और छत से रिपलिंग करके अंदर घुसती है, लेकिन आतंकियों को पहले ही पता चल जाता है और वो बंधकों को मार देते हैं। फिर एनएसजी भी वहाँ पर अपनी ऑपरेशन करती है और इसके बाद कमांडो सारे आतंकियों को निपटा देते हैं। अब आता है 28 नवंबर 2008। ताज होटल का 4th फ्लोर और एनएसजी का आखिरी धावा। सुबह के 7:30 बज चुके होते हैं। पूरा होटल धुआं से भरा होता है और हर कोने में बारूद की गंध होती है। एनएसजी टीम को मेजर संदीप उनकृष्णन लीड कर रहे होते हैं। कमांडोज हर रूम को धीरे धीरे क्लियर कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही 4th फ्लोर के एक रूम की तरफ बढ़ते हैं वैसे ही आतंकी कमांडोज के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तभी उनमें से एक कमांडो को सामने से गोली लग जाती है, लेकिन मेजर संदीप वहां से पीछे नहीं हटते हैं और उसी वक्त अपने जान की परवाह किए बिना अपने साथी को कंधे पर उठाते
करते हैं और उन्हें सुरक्षित जगह ले जाते हैं। अपने साथी को सुरक्षित जगह ले जाने के बाद पीछे मुड़कर बाकी टीम से बस एक ही बात बोलते हैं, डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम। बस इतना बोलकर उस रूम की तरफ आगे बढ़ जाते हैं जहां 3 आतंकी ग्रेनेड, AK-47 और पेट्रोल बम के साथ घात लगाए बैठे होते हैं। रूम में एंटर करते ही दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। मेजर संदीप पूरी ताकत के साथ फायर करते हैं और 2 आतंकी को वहीं मार देते हैं, लेकिन तभी एक आतंकी साइड से निकलकर उनके पास आ जाता है और बेहद करीब से उन पर फायर कर देता है। एक गोली उनके कंधे से आर पार हो जाती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, लेकिन संदीप गिरते नहीं। जब तक उनकी सांसें चलती है वो दीवारों के सहारे खड़े रहते हैं। उनकी गन अभी भी हाथों में होती है, लेकिन उनकी बॉडी जवाब देने लगती है और वहीं उस रूम के बाहर मेजर संदीप उनकृष्णन शहीद हो जाते हैं और उनके आखिरी शब्द बन जाते हैं, डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम। इसके बाद NSG कमांडोज और गुस्से में हो जाते हैं। अब तक वो होटल के आखिरी हिस्से तक पहुंच चुके होते हैं क्योंकि आतंकी अभी भी अंदर छुपे होते हैं। सुबह 8 बजे NSG सेकेंड विंग से एंट्री लेती है और इंटेल पर आधारित टारगेट फायरिंग करती है। सुबह 8:50 पर आखिरी फायरिंग होती है। अब तक ताज होटल के अंदर छिपे सारे आतंकी मारे जा चुके होते हैं और 9 बजे ये ऑपरेशन बंद हो जाता है। 28 नवंबर को दोपहर 12 बजे नरीमन हाउस में NSG कमांडो छत से उतरकर अंदर घुसते हैं। गन और ग्रेनेड के बीच बंधकों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आतंकी पहले ही उन बंधकों को मार चुके होते हैं। इसके बाद यहाँ भी आतंकियों का सफाया कर दिया जाता है। शाम को 4 बजे ऑपरेशन पूरा होता है और नरीमन हाउस को फिर क्लीन घोषित किया जाता है और यहाँ पर ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो कंप्लीट होता है। इस हमले में टोटल 166 लोगों की जान गई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 10 में से 9 आतंकी मौके पर मारे जा चुके होते हैं और एक आतंकी मोहम्मद अजमल आमिर कसाब पहले ही CST स्टेशन से भागते वक्त गिरगांव चौपाटी पर जिंदा पकड़ा गया था। अब आता है 29 नवंबर 2008। अर्थर रोड जेल में कसाब से पूछताछ होती है। कसाब डरा हुआ था, पर जब उससे पूछा गया कि कहां से आया है तुम, उसने सर झुकाकर बोला, मैं पाकिस्तान से आया हूं, लश्कर तैयबा से। ट्रेनिंग कराची में हुई थी। लीडर जाकिर उर रहमान लखवी था, हाफिज सईद ने भेजा था और हम सबको बोला गया था ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना और जिंदा मत लौटना। जैसे ही अजमल कसाब ने बोलना शुरू किया, रॉ और IB हर चीज खंगालना शुरू करती है और जांच में सब कुछ मिलने लगता है। GPS डिवाइस, बोट का पूरा रूट मुंबई से कराची तक। आतंकी सैटेलाइट फोन एंड इंटरनेट कॉलिंग यूज कर रहे थे। सिम कार्ड भी पाकिस्तान से एक्टिव थे। कसाब की DNA टेस्टिंग भी की जाती है। हथियार, सिम कार्ड, सैटेलाइट फोन एंड इंटरनेट कॉलिंग सब मिलता है ताज होटल के रूम से। सारे लिंक जाते हैं पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस तक। असली चौंकाने वाली सच्चाई तो इनके कॉल रिकॉर्डिंग से खुलती है। इन टेररिस्ट को कराची से लाइव ऑर्डर मिल रहे थे, अबे गन चला, गोली मार, टीवी चालू कर, अबे मीडिया में आ गया तू और फायर कर, लाशें चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तू जन्नत में जाएगा। ये लाइव इंस्ट्रक्शंस कराची के कंट्रोल रूम से आ रही थी। इसमें नाम आते हैं साजिद मीर, कराची में बैठा मास्टर हैंडलर और प्लानिंग हेड, अब्बू अलकामा कम्युनिकेशन इंचार्ज जो कॉल्स मॉनिटर कर रहा था, हाफिज सईद पूरा फंडिंग और ब्रेन वॉशिंग, जाकी उर रहमान लखवी ऑपरेशन प्लानर और पूरी टीम का बॉस। कसाब अपने कबूलनामे में ये भी बताया कि हमारी ट्रेनिंग ISI के ऑफिसर्स कराते थे। AK-47 चलाना, ग्रेनेड फेंकना, नाव चलाना, सब कुछ। 6 मई 2010 को कोर्ट में कसाब की पेशी होती है। 3000 पेज की चार्जशीट, 100 से ज्यादा गवाह, DNA, CCTV फुटेज, अजमल की कबूलनामे की वीडियो, कोर्ट खचाखच भरा होता है और सामने अजमल कसाब बैठा होता है। जज फाइल खोलते हैं और बोलते हैं ये केस देश के खिलाफ युद्ध का है, इसकी सजा मौत के अलावा और कुछ नहीं हो सकती। जज सीधा सा फैसला सुनाते हैं, मोहम्मद अजमल कसाब को फांसी की सजा। कसाब साल 2011 में हाई कोर्ट से भी अपील करता है, लेकिन वहां से खारिज कर दिया जाता है और सजा कायम रहती है। साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के पास भी अपना आखिरी दाव खेलता है, लेकिन वहां से भी याचिका खारिज कर दी जाती है और सजा कायम रहती है। 21 नवंबर 2012 को सुबह 5:30 बजे कसाब को उठाया जाता है। उसे सफेद कुर्ता दिया जाता है, चाय पीता है बिना सवाल बिना मांग के। फिर कसाब से पूछा जाता है कोई आखिरी ख्वाहिश। कसाब बोलता है अम्मी से मिलना है। पाकिस्तान तक ये खबर पहुंचाई जाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। सुबह 7:30 बजे कसाब को फांसी दे दी जाती है और कुछ देर बाद डॉक्टर मृत घोषित कर देता है। यहाँ पर सब कुछ गुप्त रखा गया था, किसी को भनक तक नहीं थी। मीडिया को भी कसाब की मौत के बाद पता चला।